हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग लिपिड्स में इससे पहले हम लोगों ने किस प्रकार से वसा और तेल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उस चीज़ के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज नए सिरे से चूँकि आप देखेंगे कि लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में तो आपके ये सिंपल लिपिड्स के विषय में था। इसके बाद कंपाउंड लिपिड्स और डिराइवेड लिपिड्स भी पाए जाते हैं। यदि चूँकि आपके सिलेबस में वसी अम्लों पे ज़्यादा विशेष फोकस था और ये वसी अम्लों से संबंधित था, इसलिए हम इन चीज़ों को आपको बताए थे। बेसिकली हमको जो देखनी है वो कौन सी देखनी है, आपको अगर देखा जाए तो मुख्य तौर से जो चीज़ें पढ़नी थी वो है आपका फैटी एसिड। क्या था आपका? फैटी एसिड। फैटी एसिड होता क्या है? वसी अम्लें जो होती हैं, या इनको हम वसी अम्लें, हिंदी में वसी अम्लें, ये होती क्या है? वसी अम्लें एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाली मोनो कार्बोक्सिलिक कार्बनिक अम्ल होती हैं। क्या होती हैं ये होती हैं आपके कार्बनिक अम्ल होती हैं, कार्बनिक अम्ल होती हैं। ये इसमें प्रायः देखा जाए तो 4 से लेकर के 30 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप जंतुओं में या पौधों में एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के लिपिड्स द्वारा अगर हम इनको निकालने की कोशिश करें, आइसोलेट करने की ज़रूरत है, विगलित करने की ज़रूरत हो वसी अम्लों को, कैसे हम प्राप्त करेंगे उसके आधार पर देखा जाए तो 100 से अधिक वसी अम्लों को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 से भी मोर देन, अगर देखा जाए तो मोर देन जो है 100 हम वसी अम्लों को आइसोलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक अंतिम सिरे पे जैसे जितने भी आपके फैटी एसिड होंगे, जितने भी आपके क्या हैं वो फैटी एसिड होते हैं, उनके जैसे एक श्रृंखला बनती है ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक श्रृंखला बनाई थी, आप देखेंगे ये आपकी ये एक प्रकार से भी एक श्रृंखला थी, यहाँ पे भी एक श्रृंखला बनी हुई है। तो ये सारे जब एक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके जब एक बड़ी श्रृंखला बनती है, उस श्रृंखला में आप देखेंगे 2 चीज़ें बनती है। जैसे अगर हम एक सीधी लंबी रेखा की तरह जाए, हम यहाँ पे देखें कि एक लंबी अगर रेखा खींचे एक तरफ से, तो हमको क्या मिलेगा? एक यहाँ पे सिरा मिलेगा और एक यहाँ पे सिरा मिलेगा। यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ पे समाप्त होता है। फैटी एसिड में क्या होता है कि यहाँ पर भी एक जो है सिरा एक सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। चूँकि हाइड्रोकार्बन्स कार्बनिक अम्लें होती हैं, तो कार्बनिक अम्लों में जो कार्बोक्सिलिक समूह होती है, जो कि आपका कहा जा सकता है कि एक लंबी अध्रुवी नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है। इसके उसी से पूंछ कहा जाता है, यानी कि टेल कहते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि इस जैसे अगर हम इसको हेड मान रहे हैं, एक सिरे को इसको हम क्या मान रहे हैं? हेड मान रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक जब वह सीधी श्रृंखला से आगे आप जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अगर आप देखेंगे तो हम ऊपर टेल का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? टेल का निर्माण करते हैं। अब हेड है तो हेड की तरफ से जाकर के नीचे अगर पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक निश्चित समय आएगा जहाँ पे रुकेंगे, जिसको हम टेल कहेंगे या पूंछ कहेंगे। और वो पूंछ होगा क्या? वह पूंछ होगा COOH का। वो क्या होगा? पूंछ COOH का होगा। अब ये COOH जो होता है आपका, जो ये COOH है, यहाँ को अगर आप देखते हैं, ध्यान देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होती है? यही जो होते हैं ये लिपिड्स के जल स्नेही रूप में काम करते हैं। ये क्या होते हैं? चिकने पदार्थ, इनके कारण जो है तैलीय पदार्थ आती है, चिकनापन आता है, और पौधों तथा जंतुओं की कोशिकाओं तथा ऊतकों में ये
बहुत अधिक मात्रा में वसी अम्ल पाई जाती हैं। मैंने आपसे बताया था कि कोशिकाओं में आप जितने भी आप देखेंगे जो फैटी एसिड हैं, जितने भी आप देखेंगे सेल का निर्माण होना या सेल के अंदर जो कंपाउंड्स हैं जीवन यापन के लिए, वो सब में इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन, चूँकि तमाम प्रकार की, जैसे आप बताया कि लिपिड्स के द्वारा आप देखते हैं, चूँकि अभी हमने कंपाउंड्स और डिराइवेड हम लोग नहीं देखे थे, नहीं तो उसमें साफ साफ आप देखते किस प्रकार से लेसिथिन्स, कोलिन, ये सारी कंपाउंड्स जा कर के जुड़ करके जो है एल्कोहल्स जो होते हैं, चाहे वो सेचुरेटेड अल्कोहल होंगे चाहे अनसेचुरेटेड अल्कोहल होंगे, वो किस प्रकार से बन रहे हैं वो उसमें बताया गया है। तो उनके माध्यम से ये जो है हमारे बॉडी के अंदर कहीं न कहीं कोशिकाओं के टिश्यू में मौजूद होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। अगर इसे आप देखें कि आप इंडिपेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स की तरह आप पूर्ण रूप से पाएँ, तो इस रूप से उन्हें आप नहीं देख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली वसी अम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रायः सम होती है। सम मीन्स आप समझते होंगे, सम मीन्स क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 से भाग देने पे कट जाए उसे हम सम कहते हैं। और ये इनका जो है, क्योंकि इनका संश्लेषण इकाई क्या होती है, वो 2 होती है, इसीलिए मैंने एक बार आपसे बता रहा हूँ कि जो 2 से आप कटती चली जाएगी वो सम संख्याओं के अंतर्गत आती है। और प्राकृतिक वसाओं में देखा जाए, अगर नेचुरली फैटी एसिड को देखा जाए, फैट को देखा जाए, तो उसमें उपलब्ध वसी अम्ल प्रायः मोनोकार्बोक्सिलिक होती हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक की बात अगर करते हैं तो वही सेम चीज़ें आप यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे इस तरह का निशान आप पाते हैं, जहाँ भी पाइएगा वहाँ संबोधन कर लेते हैं कि आर होगा, और आर होगा तो आर क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर हम देखें कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं ये किस प्रकार से बनते हैं या कैसे फैटी एसिड से फैटी एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में संभवतः आपको हमने इसके विषय में बताया था कि किस प्रकार से टूट करके अलग होते हैं। तो यहाँ से एक बार हम पुनः इसको हम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे टूटते हैं। जैसे ये चीज़ें आपकी है, क्या बनती है, फैटी एसिड है, ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और अब जब इसमें होता क्या है कि जब एक प्रोटॉन जो है एक निश्चित पीएच पर, जब वहाँ से आपके फैटी एसिड से उनकी जब हानि होती है या वहाँ से वो निकल जाते हैं, तो जब वो बाहर निकल जाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है कि बचता है आपका फैटी एसाइल। क्या बचते हैं? फैटी एसाइल। और इसके साथ साथ क्या होता है, इनका नाम भी बदल जाता है। इनका नाम भी क्या होगा, वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो जो वसी अम्ल आयनीकृत एल्कोहलिक जो है कार्बोक्सिलेट के रूप में, इनका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट के रूप में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलेट में बदल जाती है। अब ये क्या करती हैं कि इन्हीं के साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के जो फैटी एसिड होते हैं उनका निर्माण भी होता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल में देखा जाए तो पोमिटेट का निर्माण इसी प्रकार से होती है। पोमिटेट का अगर हम देखें तो क्या सूत्र होता है, पोमिटेट का सूत्र होता है CH3 CH2 14 COO, ये आयनिक रूप में होती हैं। इसी प्रकार से इनको हम अगर देखा जाए तो इनका इसी आधार पे कार्बोक्सिलेट के ही कारण से या इनके प्रक्रियाओं के माध्यम से देखा जाए तो इनके सूत्र को हम प्रदर्शित करते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, वसी अम्लों का सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र देखा जाए तो सामान्य सूत्र होता है CH3 CH2N और फिर COOH। ये प्रत्येक फैटी एसिड का जो है वो क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। और मैं आपसे बता दूं कि जब हम एक कॉमनली रूप से इसे हम आप दोनों लोग पढ़ चुके हैं कि हम एक कॉमन रूप में जब लिखते हैं इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर देते हैं, इस प्रकार से भी हम लिखते हैं, और जब इस प्रकार से लिखते हैं तब भी हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड होती है, ये आपका वसीय अम्ल होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक समूह होती है। जो R होता है, इस R को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोकार्बन हो गया। अब यहाँ पे N क्या होता है? N जो होता है हमेशा परिवर्तनशील होती है। N क्या होता है? N को देखा जाए, जैसे चूंकि यहाँ पे N दिया जा रहा है इसलिए N क्या होता है? ये नंबर ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं या नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं। बेसिकली चूंकि हम हाइड्रोजन पे इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, जब भी हमको काउंटिंग करनी होती है या कोई चीज़ें रखनी होती है तो वो हमेशा हम कार्बन के आधार पे देते हैं। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? ये कार्बन। ये चीज़ें आप कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखे थे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब कार्बन के उस पर परिवर्तन होगा तो अपने आप जहाँ पे N है वो धीरे धीरे खुद ही परिवर्तित होती हुई चली जाती है। अब ये परिवर्तनशील होती है, यानी कुछ भी हो सकती है। ये क्या होता है कि जैसे एसिटिक एसिड जो होती है, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड में शून्य जो एसिटिक अम्ल होती है वो उसमें क्या होता है? ये शून्य अवस्था में होती है, यानी कि जीरो अवस्था में होती है। और एवं अगर देखा जाए इसके अलावा अगर आगे की तरह देखा जाए और माइकोलिक अम्ल में ये जो है क्या होती हैं? माइकोलिक अम्ल में इसका जो संख्या होता है, N का जो मान होता है वो 36 तक, यानी कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 36 तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये अलग अलग pH मान पे अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर के लिए ये सबसे उपयोगी और सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ आप क्लासिफिकेशन में चूँकि संतृप्त और असंतृप्त के विषय में हमने आपको पहले से ही बता दिया था, इसलिए इस पे हम बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करना पसंद करेंगे। हम सीधे बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। इसमें हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो फॉर्मेशन होता है एस्टर्स का निर्माण। एस्टर्स का निर्माण कैसे हम करते हैं इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। एस्टर का निर्माण, ये एस्टर्स का निर्माण कैसे होता है इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब भी किसी वसी अम्ल एल्कोहल के साथ संयोग कराया जाता है तो एस्टर्स का निर्माण होता है। अब एल्कोहलिक ग्रुप है तो एल्कोहलिक जैसे आप लोग रिडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे संभवतः आगे चल के आगे भी देखे होंगे, जब हम सर्बिटॉल का निर्माण करते हैं, किसका करते हैं? सर्बिटॉल का करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड का करते हैं।
या अन्य चीज़ों का करते हैं जो एल्कोहल से रिलेटेड होता है। और एल्कोहल को हम किस रूप से प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी भी पदार्थ को आर वही आप मान लीजिएगा जो कि हाइड्रोकार्बन वहाँ पे जुड़े हुए हैं, साथ में OH हो जाता है। OH जो है ये प्रदर्शित करता है एल्कोहलिक ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे अगर हम किसी फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करा लें, तो फैटी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा लेते हैं तो फैटी एसिड क्या है भाई, फैटी एसिड को अगर देखा जाए तो हम उसको लिख सकते हैं, ये दोनों ही क्या है, हाइड्रोकार्बन, इस दोनों को लीजिएगा। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है और ये क्या है, एल्कोहलिक समूह है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो अल्कोहल हो गया, फैटी एसिड हो गया, और अब ये कैसे बनते हैं, एस्टर्स। देखिए ये लिखने का तरीका ही आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और ये क्या इसमें बनना चाह रहा है, क्या बनेगा। तो इसमें क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। अब जब यहाँ पे, या फिर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। यदि हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से ले लें और OH यहाँ से ले लें, तो अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम क्या बनेगी, वो बनेगी H2O। यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह को ले लिया जाए और हाइड्रोजन को ले लिया जाए, इन दोनों समूहों को ले लिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनता है, अगर आप देखते हैं तो R, ठीक है, O, यानी कि ऐसे कैसे वो बनेगा, फिर यहाँ क्या बचता है, OCR। इसको हम R1 के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखा जाए तो यहाँ पे एस्टर्स बन जाते हैं। एस्टर्स जो है लिंकेज का निर्माण हो जाता है, एस्टर्स लिंकेज का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से एस्टर्स बनते हैं और यही एस्टर्स क्या होते हैं, वो वहाँ पे लगते हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने एसिड समूहों को देखा था, या हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिड समूह जुड़ रही थी, आप ऐसे भी इस चीज़ को जोड़ सकते हैं, ऐसे भी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोकार्बन, यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी फैटी एसिड जब इनके साथ जुड़ करके इस प्रकार से एस्टर के साथ निर्माण करता है तो वो वसी अम्लों का निर्माण करता है, वसी अम्लों में जाके लगते हैं, नहीं तो वसी अम्ल नहीं बन सकते हैं, उनका निर्माण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो साबुन का निर्माण हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी हुआ है। तो साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन का निर्माण हम आप कैसे करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं किसी भी वसी अम्लों के साथ, किसी भी फैटी एसिड के साथ, जब वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाया गया था, देखिए यहाँ बनाया गया है ना, यही तो है सेम, किसी भी फैटी एसिड के साथ। अब चूँकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एस्टरीन दिया हुआ था, तो एस्टरीन के साथ साबुनीकरण हुआ है तो इसका निर्माण हमको मिला। अगर हम देखें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक समूह को लेकर के, हाइड्रोकार्बन के रूप में लेकर के डायरेक्ट देखें वसी अम्लों को लेकर के, तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, निर्माण कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन हो गया, ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। अब इनके साथ साथ क्या करेंगे आप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सहयोग कराएंगे। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सहयोग कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और यहाँ से एक OH मॉलिक्यूल्स लेकर के ये क्या बना लेते हैं, H2O बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं आप, मैं यहाँ पे आ जाइए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज़ें आप देखे होंगे। ये देखिए, ये आपके हैं एस्टरिक एसिड और ये आपके हैं आपके COONA, ये आपके R हैं, ये क्या हैं, ये आपके R हैं। कौन सा R, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो यहाँ पे R हमने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, वही R ये हैं, वही फैटी एसिड हैं, वही लिपिड्स हैं, वसी अम्लें यही हैं। और उनके साथ संयोग होने पर यहाँ पे इस प्रकार से साबुनीकरण का निर्माण होता है या साबुन का निर्माण हो जाता है। इसको हम सोडियम साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट।
ठीक है। अब यहाँ से दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो हाइड्रोजनीकरण में ओलिक एसिड को लेकर के, हाइड्रोजनीकरण चूँकि आप में अभी उस दिन हमने नहीं बताया था, इसलिए थोड़ी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो चूँकि ये इम्पॉर्टेंट रहता है, हाइड्रोजनीकरण में मैंने आपसे बताया था कि कोई भी असंतृप्त वसी अम्लों में हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो असंतृप्त वसी अम्लें होती हैं वो संतृप्त वसी अम्लों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कैसे? देखिए, जो अंश सैचुरेटेड थी वो किस प्रकार से थी, उसका सूत्र था CnH2n-1। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा ही कम है, और हाइड्रोजन की मात्रा अगर हम इनको दे दें तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। वही चीज़ इसमें होती है। जैसे हमने आपसे बताया कि हम लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से ये सूत्र है। तो इसी सूत्र के आधार पे अगर हम लिखना चाहें ओलिक एसिड को तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था, ये मैंने आपसे बताया था कि इसका संख्या ये आराम से बढ़ घट सकता है। ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेंगे, और डबल बॉन्ड लगेंगे तो फिर ये इस प्रकार से होंगे। अब इसी पे आप देखेंगे भी कि किस प्रकार से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जा कर के वहाँ पे जुड़ रहे हैं, लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये कैटालिस्ट में निकिल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होती है, ये जुड़ते हैं। कौन सा, आपका ये निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनके साथ संयोग करते हैं या जुड़ते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए आप सेम चीज़ें वही लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के पास अब क्या हो गया, CH2, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको मिल गया। अब ये भी क्या हो गया आपका CH2 CH27 और फिर COO। अगर हम इसको दूसरी रूप में देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये ओलिक एसिड था। ओलिक एसिड का जो हमने बनाया था वो क्या था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओलिक एसिड हमने बनाया था ना, देखिए ओलिक एसिड ये बना हुआ है, यही ओलिक एसिड, सेम यही चीज़, यही ओलिक एसिड एस्टेरीन में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, आपका एस्टेरीन में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पे एस्टेरीन भी बनाए होंगे, ये आपका ओलिक एसिड है। एक मिनट, एस्टेरीन यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एस्टेरीन भी बनाया आपने। तो सेम चीज़ें वही, जैसे आपने, आपको भी यहीं पे ये ओलिक एसिड है आपका, यह ओलिक एसिड कन्वर्ट होता है किस में, आपका ये आपका जो है ओलिक एसिड कन्वर्ट होता है किस में, एस्टेरीन, एस्टेरिक एसिड में, एस्टेरिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। अब ये क्या होता है, ये हम ऑयल कहते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन के, और इसे हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। ये क्या होते हैं कि समान तापमान पे ये जमते नहीं हैं, जम ही नहीं सकते हैं, और ये आसानी से उसमें समान तापमान पे भी जम सकते हैं। इसमें क्या होता है, वही हाइड्रोजनीकरण जो मैंने कल आपसे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आराम से इनमें हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने के दरमियान हम इनका निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है हैलोजनीकरण का भी आप निर्माण इसी माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और ये वसी अम्लें जो है आपको पहले ही बताया गया था कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं और ग्लिसरॉल से किस प्रकार से डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन में कन्वर्ट होते हैं। इसमें जो आपको मैं नोट्स भेजूंगा वो आपका प्रॉपर्टीज से ही भेजूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ लिपिड्स पढ़ाना था, क्लासिफिकेशन, और फिर इसके बाद फैटी एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। ये दोनों ही आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो जो शेष अगर बचते भी हैं तो अगले लेक्चर में आपको वो चीज़ें बता दी जाएंगी।